Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRJ. So now I'm going to start the 17th lecture of National Income and Related Aggregates. इससे पहले हमने 16 lectures अपनी पुरानी videos में cover कर लिए, ठीक है, जिसमें starting के 10 lectures they were of circular flow of income and with the 11th lecture we people have started with basic concepts of national income. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। और देखिए आज की वीडियो पढ़ने से और समझने से पहले जरूरी है कि आप पिछली वीडियो 16th लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये 16th लेक्चर का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अगर आपने 16th लेक्चर मेरा अच्छे से नहीं देखा, 16th लेक्चर वाली वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं करी, तो एक बार प्लीज आप जाके जल्दी से उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उससे आपका ये टॉपिक समझना और ईजी हो जाएगा। Okay, so today I am interested to know the difference between market price and factor cost, obviously their meaning and the difference between them and how they can help us in accounting the national income. ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है और इनका नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं नेशनल इनकम को फाइंड करने में, तो वो देखिए पता करते हैं। सबसे पहले मार्केट प्राइस, तो बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्केट प्राइस ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी की मार्केट वैल्यू क्या है, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू जो कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है या फिर वो वैल्यू जो कि प्रोड्यूसर सेल्स के बाद ऑब्टेन करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। सिंपल बात है ना, इसके ऊपर हम इतना लंबा या इतना डेप्थ में डिस्कशन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, the market value of a commodity, the value at which the commodity is sold in the market, वो वैल्यू जिस पे कमोडिटी मार्केट में बेची जाती है, सेल होती है टू द फाइनल कंज्यूमर, ओके, टू द फाइनल कंज्यूमर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, द वैल्यू एट विच a commodity or a service, you can say both ways, is sold in the market to the final consumer, to the end user, ठीक है। तो देखिए एंड यूजर को जिस प्राइस पे, जिस वैल्यू पे कमोडिटी एक्सचेंज होती है, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को खरीदने गया और मैंने 20 रुपीज देके इस मार्कर को खरीदा, 25 रुपीज देके इस मार्कर को खरीदा, तो ऑब्वियसली द मार्केट प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी वाज व्हाट, द मार्केट प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी वाज 25 रुपीज। सो ऑब्वियसली दिस इज द वैल्यू एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट, वो वैल्यू जिस पे मार्केट में कमोडिटी बेची जाती है। दूसरी तरफ फैक्टर कॉस्ट, तो देखिए सिंपल शब्दों में फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज दैट वैल्यू with which a commodity is produced. This is the value by which we are remunerating factors of production. Factors of production को remunerate करना, ठीक है, उसी को कॉस्ट कहते हैं। आप सबने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कॉस्ट पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, आपको पता है प्रोडक्शन में कौन काम आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका रेम्यूनरेशन देते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन, उसको कॉस्ट कहते हैं, ओके। तो अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है वो बोलेंगे कि ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना हमने रेम्यूनरेट किया, या फिर इस प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल सेंस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकता हूं, या फिर बोल सकता हूं द वैल्यू एट विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रेम्यूनरेटेड, ठीक है, या फिर आर कंपेंसेटेड। भाई देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी क्या दी है, अपनी फंक्शन दिया है, उनने एक तरीके से फंक्शन परफॉर्म किया है, प्रोडक्शन फंक्शन, और उनके कंट्रीब्यूशन से ही प्रोडक्शन हो पाया। तो उनने जो कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उनको जो हमने यूज किया उसका कंपेंसेशन देना, उसको कहते हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देखिए अब बात समझ में आती है कि सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप 9th इकोनॉमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, या फिर हम बोले लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो लैंड को हम कंपनसेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रेंटल वैल्यू, लीज वैल्यू, व्हाटएवर। ओके, देन लेबर को हम रेम्यूनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज आर गिवन फॉर व्हाट, फॉर वी कैन से फॉर regular work and for skilled work, whereas wages are given for what, casual work and unskilled work, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल को हम रेम्यूनरेट करते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल को रेम्यूनरेट किया जाता है। और लास्ट आता है क्या, ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को रेम्यूनरेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है, प्रॉफिट्स। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्रोडक्ट के बनने की कॉस्ट थी ₹18, इस प्रोडक्ट की बनने की कॉस्ट थी ₹18, तो दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। यहां पे मैंने क्या बात की थी कि मार्केट प्राइस इस कमोडिटी की है ₹25। फिर अब दिमाग में जाता है कि सर ये डिफरेंस क्या आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है। ये तो ₹18 उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे मार्केट प्राइस है ₹25। तो डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो हम सोचते हैं अगर यार ये मार्केट में ₹25 का बन रहा है, ₹25 का बिक रहा है, लेकिन ये बनने में लगा था ₹18, तो ₹7 हमको लगता है कि प्रॉफिट है। एक नॉर्मल थिंकिंग क्या है कि भाई ₹7 क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये बना तो ₹18 में लेकिन ₹25 में बेचा गया। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई जो ₹7 का डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। तो देखिए मेरी एक बात ध्यान से रखना कि वो ₹7 का डिफरेंस प्रॉफिट नहीं है, वो ₹7 का डिफरेंस प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार यहां पे आ जाओ, इसको दोबारा से देखो। फैक्टर कॉस्ट, जब मैं फैक्टर कॉस्ट बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेटिंग और कंपेंसेटिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने कंपेंसेट कर दिया। तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी हम किसी कमोडिटी की फैक्टर कॉस्ट बताते हैं तो वहां पे सारे के सारे फैक्टर्स का रेम्यूनरेशन होता है। और सभी फैक्टर में एक फैक्टर कौन है, एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, एंड एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम एंटरप्रेन्योर के द्वारा एक्सपेक्टेड एक मिनिमम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं कि पर यूनिट एक्चुअल में वो कितना था, या फिर ओवरऑल इसके साथ वो कितना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल के इसकी कॉस्ट में डाल सकते हैं। दिमाग में समझो, ठीक है, ध्यान लगाओ, ठीक है। ये नॉन इकोनॉमिक थ्योरी है कि ₹25 का मार्केट में बिक रहा है, ₹18 लागत है, तो ₹7 क्या है, प्रॉफिट है। ये नॉन इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है। कोई इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल बकवास बात है, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं तो इकोनॉमिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपेंसेशन विच वी हैव गिवन टू ऑल द फैक्टर्स। हमने सभी फैक्टर्स को जितना कंपेंसेशन दिया उसकी बात कर, और सभी फैक्टर्स में एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, जिसको कंपेंसेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर द्वारा एक्सपेक्टेड मिनिमम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट उस प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होता है। समझ रहे हो। आप एक बात हमेशा मेरे ध्यान में रखना कि मार्केट में आपको कई बार दिखता है ऑफ सीजन सेल डिस्काउंट, ये वो क्लियरेंस, है ना, सब चीजें देखने को मिलती है, अरे भाई बाय 1 गेट 4। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नेगेटिव मार्जिन के साथ नहीं बिकता। समझ रहे हो कि मैं उसको प्रोडक्ट को बेच भी रहा हूं और मेरा मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है, मतलब मैं अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूं। आपको लगता है कोई रैशनल पर्सन, कोई रैशनल प्रोड्यूसर, कोई रैशनल ये इंटरमीडिएटर, ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे करेंगे कि प्रोडक्ट को मैं बेच भी रहा हूं और अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूं, मार्जिन पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति आ गई तो जीरो मार्जिन पे भी हम निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ऊपर कॉस्ट प्रेशर ना हो, लेकिन नेगेटिव मार्जिन पे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं निकलते, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, याद रखना कि अगर लागत है ₹18, ठीक है, और मार्केट में ₹25 पे बिक रहा है तो डिफरेंस प्रॉफिट नहीं। तो फिर बात करते हैं भाई डिफरेंस है क्या,
क्या है ये डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए जो हमने 16th वीडियो पढ़ी थी, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि उस वीडियो को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक उसी टॉपिक का एक्सटेंशन है। तो मैं इसको रब करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप प्लीज अपने साथ एक नोटबुक को रखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, जितना उस टॉपिक को आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, उतना आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर हो, ठीक है ना। सो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, सो अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस है क्या। तो देखिए कल जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था क्या, उसमें मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बारे में। मैंने बताया था 16th लेक्चर में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज के बारे में, ठीक है। मैंने बोला था कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी कमोडिटी की मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा मार्केट प्राइस कमोडिटी की बढ़ती है, ये बात हुई थी, ठीक है। और सब्सिडीज जितनी ज्यादा प्रोवाइड होती हैं उतनी मार्केट प्राइस कमोडिटीज की क्या होती है, गिरती है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, याद नहीं आ रहा, तो एक बार जल्दी से जाके पुरानी वीडियो देख लो, क्लियर कर लो, ताकि सब कुछ क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, सब चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बात हमने 16th वीडियो में करी थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं, जबकि सब्सिडीज मार्केट प्राइस को रिड्यूस करते हैं। और इनका एक नेट इफेक्ट होता है मार्केट प्राइस पे, जिसको कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनको कहा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि निकलते हैं एज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इस तरीके से आप NIT या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं। मैंने बताया था NIT पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ती है, NIT नेगेटिव होती है तो मार्केट प्राइस गिरती है। तो देखिए बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है क्या। बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है NIT, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में आ जाता है NIT, समझ रहे हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट और मार्केट प्राइस तक ब्रिज करना चाहते हो तो NIT बीच में आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं कमोडिटीज की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या होते हैं, लिवाय होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा क्या होंगे, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे होते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ सब्सिडीज क्या करती है, मार्केट प्राइस को गिराती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो कि हम प्रोड्यूसर्स को देते हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ दें तो क्या आ जाती है, मार्केट प्राइस, ठीक है। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि देखिए किसी भी गुड की जो कॉस्ट थी उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जुड़ रहे थे, है ना, वैल्यू क्या हो रही थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ रहे थे, लेकिन सब्सिडीज उनकी वैल्यू रिड्यूस कर रही थी, जिससे एक्चुअल में उसकी मार्केट प्राइस पता चल रही थी। इन दोनों के नेट इफेक्ट को आपको पता ही है, क्या कहते हैं, NIT। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉजिटिव हैं तो फैक्टर कॉस्ट में जुड़ के मार्केट प्राइस को बढ़ाएंगे। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में जुड़ के मार्केट प्राइस को गिराएंगे, समझ रहे हो। अब मैं एक बात और बोल सकता हूं कि MP विल बी ग्रेटर देन FC व्हेन NIT आर पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी गुड की मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा तब होती है जब NIT क्या होते हैं, पॉजिटिव। और NIT पॉजिटिव होंगे तो उसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ग्रेटर देन सब्सिडीज। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए किसी भी गुड की मार्केट प्राइस कम है, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, जैसे हमने LPG की बात करी थी, 1100 रुपए का लग रहा है लेकिन मार्केट में 700-800 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। तो उस वक्त NIT क्या होती है, उस वक्त NIT होती है नेगेटिव में। और NIT नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इस तरह की कमोडिटी के ऊपर सब्सिडीज ज्यादा दे रखी हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो है कम, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और हमने एक चीज नहीं पढ़ी, जो चीज अभी तक हम कुछ उल्टा मानते आए थे, कुछ गलत मानते आए थे, ठीक है। इनके डिफरेंस को पढ़ा और हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम अकाउंट। अब जब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ेंगे और उसको अकाउंट करेंगे तो हमारा एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, बहुत ईजी,
चीज हम जो है आज अपनी वीडियो में क्लियर कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ रही। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। अपने डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालो। ओके, आई विल गिव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी वीडियोस के साथ जोड़ने वाला हूं। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आंसर प्लीज मेरे को भेजिए, कमेंट्स के जरिए भेजिए। ठीक है, जिससे मैं आपके आंसर्स को चेक भी कर पाऊं। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स की, एंड दैट टू सिटिंग एट होम, दैट टू थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। ओके, सो उसके लिए हम सारी कोशिश करेंगे, सारे एफर्ट्स लेंगे। थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लोगों को अपनी तरफ से भी लेना पड़ेगा, खुद भी लेना पड़ेगा और थोड़ा सा एनकरेज करना पड़ेगा और भी लर्नर्स को, ताकि सब सारे बेनिफिट अपने घर बैठे ले पाए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।